नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत का अंतिम वीडियो है। 3 वीडियो में आपकी प्राचीन भारत पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद जो है आपका भूगोल स्टार्ट होगा और फिर आपका मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक 15 नवंबर तक आपका जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी का जो जीएस का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको सिर्फ उतना ही मटेरियल दिया जा रहा है जिससे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, जेल वार्डन और दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपका एक स्पेशल बिल्कुल एकदम टारगेटेड जो है करंट अफेयर की वीडियो भी तैयार हो रही है। तो एक हफ्ते से 7 से 8 दिन में आपको वो वीडियो पूरी मिल जाएगी। एक बार में आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपका शैव धर्म को देखते हैं। ठीक है, शैव धर्म में क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ इतना आता है कि लिंग पूजा का प्रथम वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में किया गया है। मत्स्य पुराण जो है, पुराणों की संख्या जो है मैंने ऊपर बताई है कितनी होती है। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है उनमें देखी जाके। देखिए इसके पीडीएफ जो है वो आपकी पेड ग्रुप में मिलेगी। वीडियो आप यहां से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, शैव धर्म को मानने वाले को नैनार कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें ध्यान रखना कि जो शैव धर्म होता है, जो शिव जी के भक्त होते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, ठीक है, शिव तो उनको मानने वालों को क्या कहते हैं? नैनार। ठीक है, और वैष्णव धर्म को मानने वालों को अलवार कहते हैं। ठीक है, याद कैसे करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। शिव जी की तीसरी आंख है, तीसरी आंख को क्या कहते हैं? नयन। पर्यायवाची है आंख का नयन, तो नयन से बन गया नयनार। और नयनार कौन होते हैं? शिव जी की आंखें, तो जो शैव धर्म मतलब शिव जी की पूजा करने वाले। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानने वाले फिर अलवार तो आप जानते ही हैं। बात करते हैं मगध साम्राज्य की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मगध साम्राज्य। ठीक है, तो क्या है मगध साम्राज्य वो देखते हैं। मगध साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था बृहद्रथ जो था वो मगध साम्राज्य का संस्थापक था। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह, जो कि आज के समय राजगीर के नाम से जानी जाती है। ठीक, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो एक श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती है, वो राजगीर, दिल्ली से लेकर राजगीर तक चलती है। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। याद रखना, यहां बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर हो जाता, अंतर कर लेना। यहां पे ये बिंदुसार नहीं है, ये बिंबिसार है। ठीक है, उसके बाद है बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। और अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जो कि आजकल पटना के नाम से जानी जाती है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। ठीक है, महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन लोगों को यहां कंफ्यूज करता है कि महापद्म नंद को वो लोग सोच लेते हैं, नहीं, उसने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मौर्य समाज क्या होता है, क्या था, कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, तो मौर्य समाज हम देखते हैं। मौर्य समाज में क्या? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। ठीक है, किसको पराजित करके की? घनानंद को पराजित करके की। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार नहीं 10 बार मिलेगा ये। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, और इन्होंने क्या करा? इन्होंने जाके कर्नाटक में श्रवण गोल बेला जो कि जैनियों का एक तीर्थ स्थल भी है, वहां पर जाके इन्होंने समाधि ले ली थी। इन्होंने अपना शरीर जो है तो त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे या फिर दीक्षा किससे ली थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु थे, उनसे जैन धर्म की शिक्षा ली। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। एक बार नहीं 1000 टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि जहां आप पढ़ रहे हो या फिर जहां पर आपने पेड ले रखा है या फिर जहां बुक्स वो सब खराब है, नहीं, आप इसको जरूर करके चले जाना। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ट्रस्ट रखते हैं
ठीक है, तो आप इसको पढ़ के एक बार जरूर चले जाना, फिर आप देखना कमाल क्या होता है पेपर में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये होता है बिंदुसार। अब याद रखना कि बिंबिसार और बिंदुसार, बिंदुसार किसमें? वो मौर्य वंश में आता है, मौर्य वंश का वो शासक था, ठीक है। और बिंबिसार कौन था? वो हर्यक वंश में आता है, ठीक है। बिंदुसार का एक और नाम था, उसका नाम था अमित्रघात। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अशोक के बारे में, अशोक तो एक सम्राट, अशोक को कौन नहीं जानता आजकल, ठीक। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया? वो अशोक ने किया था। शिलालेख का मतलब क्या होता है कि पत्थर पर कुरेद कुरेद के चीजों को लिख देना, ठीक है, पत्थर पर चीजों को कुरेद कुरेद के लिख देना। फिर है अशोक के शिलालेख जो थे, अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा, एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन आया है। जेम्स प्रिंसेप, इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इनका जो है इन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस में किया गया? वो 13वें शिलालेख में किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कभी कभी शिलालेखों से क्वेश्चन पूछ लेता, तो ये पूछ लेता कि कलिंग युद्ध, ठीक है, अगर किसी ने शाहरुख खान की मूवी देखी है कौन सी, अशोका, तो उसमें कलिंग युद्ध का युद्ध दिखाया गया है, तो वो कौन से किस में वर्णन किया है? वो 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के काल में आय का संग्रहर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। ये कई बार आया, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि जो आय का संग्रहर्ता था, मतलब जो टैक्स जो वसूलता था, उसको क्या कहा जाता था? वो समाहर्ता होता था, समाहर्ता कहा जाता था इसको। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक। बृहद्रथ की हत्या किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना कर दी। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, या फिर मौर्य वंश के क्या नाम है, बृहद्रथ के बाद कौन बना? तो पुष्यमित्र शुंग बना। शुंग वंश की स्थापना इन्हें कर दी थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया। विदिशा कहां है? ये मध्य प्रदेश में है। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूत। देवभूत जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूत की हत्या किसने करी थी? वासुदेव ने की थी। और कण्व वंश की स्थापना करी थी। शिमुक जो था वो कण्व वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है। शिमुक जो था वो उसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। उसकी हत्या करके शिमुक ने किसकी स्थापना करी? सातवाहन। सातवाहन साते शिमुक। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहां? प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातवाहन वंश ने कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया और अमरावती कला का विकास किया, ठीक है। फिर है सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है, ठीक है। सातवाहन जो राज्य था वो इस जगह बसा हुआ था, तो उसने उत्तर और दक्षिण भारत में सेतु का काम, मतलब बीच में था वो। विदेशी आक्रमण कैसे हुए? सबसे पहले हिंदी यूनानी हुआ, फिर शक हुआ, फिर पहलवाज हुआ, कुषाण हुआ। ये सब के सब जो थे वो विदेशी थे, याद रखना। बहुत लोग पहलवा और कुषाण को जो है वो घरेलू समझ लेते, नहीं। भारत में सबसे पहला आक्रमण कब होता है? 1990 ईसा पूर्व में होता है। बैक्ट्रिया के शासक कौन? डिमेट्रियस ने किया था। ये सबसे पहला विदेशी आक्रमण था। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी करे थे। हिंदी यूनानी, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण कहा? गंधार की कला। पर्दे का प्रचलन यूनानियों की देन है, जिसे यवनिका कहते थे। जो आजकल हम घरों में पर्दे लगाते हैं वो यूनानियों की देन है। यूनानियों ने असल में, हमने यूनानी से बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। शक साम्राज्य का प्रथम राजक राजा मोह था। 58 ईस्वी पूर्व में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। और इसी समय जो है आपका शकों पर विजय उपलब्ध में ही विक्रम संवत बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 98 ईस्वी पूर्व में जो है वो आपका विक्रम संवत बनाया जाता है। ध्यान रखने का इसको। कभी कभी आ जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत की स्थापना, वो स्टार्टिंग हुई थी। गुप्त साम्राज्य का राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे विख्यात विक्रमादित्य था।
अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त साम्राज्य का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो था वो, जैसे क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि रुद्रदामन जो है वो निम्न में से कौन सा साम्राज्य से संबंधित था, तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए गुप्ता दे देंगे, मौर्य दे देंगे, सातवाहन दे देंगे और शक दे देंगे, तो आपको शक लगा के आना है। ठीक है। ये शक जो है वो आपका रुद्रदामन थे। रुद्रदामन ने अपने पहले संस्कृत में अभिलेख को गिरनार अभिलेख में जारी किया। क्वेश्चन यही आता है कि सबसे पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा था? गिरनार अभिलेख जो था वो सबसे पहला था। किसने ये बनवाया था? रुद्रदामन ने। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। शक जो राजा थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। उसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण लोगों को यूची या तोखरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक टेलीग्राम का है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है। और आपका जो है पीडीएफ इसकी जो है वो पेड ग्रुप में मिलेगी। और करंट अफेयर की क्लासेस, करंट अफेयर का जो है एक बार में पूरा मैं इकट्ठा दूंगा सारा मटेरियल, तो वो आपके सारे के सारे एग्जामों में काम आएगा। यूपी स्पेशल करंट आपका अलग आएगा जेल वार्डन के लिए। फिर आपका कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफेशियस थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क आजकल आपने नाम भी देखे होंगे, तो ये कुषाणों के नाम हुआ करते थे, क से कनिष्क और क से कुषाण। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है देखो, इनमें पता क्या क्वेश्चन, इनमें यही क्वेश्चन बनते हैं कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और शक संवत को ही भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 1000 बार क्वेश्चन आया है अभी तक। जैसे क्वेश्चन कैसे घुमाता है इसमें कि शक संवत कब से लागू हुआ, पहला क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो कैलेंडर चलाया जाता है वो किस पे होता है? शक संवत पे होता है। ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप कैलेंडर, कोई सरकारी कैलेंडर देखेंगे तो उसमें जो है 2020 जैसे ही साल चल रहा है, इसमें 78 जोड़ दो आप। ठीक है। 2098 ऐसे करके लिखा होता है, किसमें? शक संवत। शक संवत ऐसे लिखा रहता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कनिष्क जो था वो किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क का राज्यवेद कौन था? चरक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1000 बार आया क्वेश्चन। कनिष्क का, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि चरक किसी के राज दरबार में थे, वो थे कनिष्क के राज दरबार में थे, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था चरक संहिता। समझ गए? बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र की रचना वासुमित्र ने की थी। ठीक है। महाविभास जो सूत्र था उसकी रचना किसने की? वासुमित्र ने की थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव, याद रखना, मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे आपको रटना पड़े या कुछ करना पड़े, ये क्वेश्चन जरूर करके चले जाना। ये जो मैं वन लाइनर दे रहा हूं ये रामबाण वन लाइनर है। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। फिर आते हैं हम गुप्त साम्राज्य पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। 240 से लेकर 280 ईस्वी पूर्व तक इसने जो है शासन किया था। तो जैसे क्वेश्चन आया था कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो श्रीगुप्त ने की थी। महाराजा धीराज की उपाधि, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी? वो भी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत कब से लागू होता है? 319 से लेकर 320 ईस्वी तक। ठीक है। देखिए 3 संवत हो गए अब। ठीक है। शक संवत, विक्रम संवत और अब तक गुप्त संवत। समझ गए? इनको ध्यान रखना। आप इन तीनों को चाहो एक जगह लिख लो, आप क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हरिशेन किसके दरबार में दरबारी कवि था? वो था समुद्रगुप्त। हरिशेन बहुत बार आया क्वेश्चन। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखा? हरिशेन ने लिखा था इलाहाबाद प्रशस्ति। उसके बाद है अश्वमेधकर्ता और एवं कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है। अश्वमेधकर्ता और कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो चीनी यात्री फायान जो है वो चंद्रगुप्त के काल में आपका जो है आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कई बार क्वेश्चन आया है। और विक्रमशिला की किसने करी थी? धर्मपाल ने। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप।
इसको ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं आप कि विक्रम जो होता है वो नाम होता है, और नाम से जो है धर्मपाल भी एक नाम है, लेकिन नालंदा जो है वो नाम नहीं होता, और कुमारगुप्त भी कोई नाम नहीं होता, मतलब आजकल के समय में नाम नहीं होता। याद करने के अपने हजारों तरीके होते हैं। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। स से सुदर्शन और स से स्कंदगुप्त। हूणों का आक्रमण भी स्कंदगुप्त के कालों में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है आपका। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन सा था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, विष्णुगुप्त जो था वो अंतिम शासक था। ऐसे समझ लीजिए कि गुप्त साम्राज्य जब खत्म हुआ तो विष्णु भगवान आ गए, मतलब विष्णुगुप्त जो है वो अंतिम शासक थे। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ये झांसी। कालिदास जो थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालिदास कौन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वो भी गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक, सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने लिखी थी। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी थी। उसके बाद है वारह मिहिर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान थे। वारह मिहिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? वो थी संस्कृत। इनके जो दरबारों में जो भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया। रुपए का, चांदी के जो सिक्के होते थे उनको रुपए का कहा जाता था। जो आज जो है रुपया जो बोला जाता है, रुपया बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर से जुड़े हुए जो नाम थे उन्हीं से लिया गया है। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपए का कहा जाता था। चीनी यात्री हिनसांग, याद रखना, फायान हिनसांग। ठीक है, तो हिनसांग जो था वो किसके काल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। पल्लव शासक की राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु में है। पल्लव शासक। महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो है किस शासन के संबंधित थे? तो पल्लव राजा थे। पल्लव जो शासक थे उन्हीं से संबंधित थे। वातापी कोड की उपाधि किसने धारण करी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी कोड। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय युद्ध का मतलब होता है यहां पर तीन लोग थे। पहले थे पाल, दूसरे थे राष्ट्रकूट और तीसरे थे गुर्जर। इन तीनों के बीच में कन्नौज के लिए यहां संघर्ष होता था। तीनों के तीनों कन्नौज को पाना चाहते थे। ठीक है, और इसको आपस में जो है झगड़ा होता रहता। एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट ने करवाया। दोस्तों ये हो गई आपकी कंप्लीट प्राचीन भारत। बस इसको आप करके चले जाइए, और अगर ईश्वर की दुआ रही तो आपका क्वेश्चन जो है इसमें से आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका भूगोल हम लोग करवाएंगे, और आपका जो है साथ साथ हिस्ट्री भी चलता रहेगा। पूरी जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करवा देंगे, जिससे कि आपका जो है समय से आप पेपर दे सकें। धन्यवाद।